यह कहानी उस समय की है जब राजनीतिक मैदान में जैसे जैसे शक्ति का संतुलन हिलने लगा, हवा का भार भी बदल गया। सत्ता के गलियारों में कदमों की आवाजें तेज हो गईं और हर ओर निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुईं। बाहर के इलाकों में पहरेदार रातों को लंबा होते महसूस करने लगे। दीवारें बार बार संकेत दे रही थीं कि आने वाला समय थमने वाला नहीं है। और फिर एक ऐसा पल आने वाला था जिसने शांत दिखाई देने वाले सभी इलाकों को अचानक केंद्र में ला देना था। तो चलिए शुरू करते हैं। 1517 का वर्ष दिल्ली सल्तनत के लिए अस्थिरता का आरंभ सिद्ध हुआ। करीब 3 दशकों तक राज करने वाले सिकंदर लोदी की तबीयत गिरने लगी थी। उसका शासन दरबारी षड्यंत्रों और प्रांतीय विद्रोहों से कमजोर पड़ गया, क्योंकि आगरा और दिल्ली में अफगान उमरा के बीच ईर्ष्या और संदेह फैल गए थे। इस हालत का फायदा उठाकर कई प्रांतीय सूबेदार लगभग आजाद हो गए। दिल्ली से कर भेजना बंद हुआ और कायदा कानून बिगड़ गया। महल के भीतर ही दरबारी एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने लगे। इन्हीं में से एक था जलाल खान लोदी, जो सिकंदर लोदी का रिश्तेदार और प्रभावशाली अफगान सरदार था। वह आगरा और इटावा तक अपना प्रभाव बढ़ाकर केंद्र से स्वतंत्र निर्णय लेने लगा। उधर राजस्थान की पश्चिमी तरफ से महाराणा सांगा की नजर दिल्ली की ओर मुड़ी। चित्तौड़ को राजधानी बनाकर उन्होंने मेवाड़ को संगठित किया और राजपूत राज्यों में एकता की पुकार की। उनका उद्देश्य था कि सल्तनत की कमजोर सीमाओं पर राजपूत सैन्य प्रभाव स्थापित करना। टोंक, बूंदी और कोटा जैसे राज्य नाम मात्र को दिल्ली के अधीन थे और प्रशासनिक पकड़ कमजोर पड़ चुकी थी। सिकंदर लोदी के अंतिम सालों में महाराणा सांगा के दूत पूर्वी राजस्थान तक पहुंच चुके थे। मेवाड़ी गश्ती दल अरावली से उतरकर हाड़ौती के मैदानों में पहुंचने लगे। बीमार सिकंदर लोदी अब राजनीतिक निर्णयों से दूर हो गया था और शासन उसके मंत्रियों के हाथ में चला गया। राज्य का प्रमुख केंद्र हिल गया और यही समय था जब मेवाड़ की ताकत दिल्ली की सियासत में पहुंचने लगी। महाराणा सांगा ने मेवाड़ में सैन्य तैयारियां तेज की। राजपूत सरदारों की बैठकों में निर्णय हुआ कि सल्तनत की कमजोर नीति का लाभ उठाकर पूर्वी राजस्थान को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया जाए। महाराणा सांगा ने आदेश दिया कि सीमांत जासूस सल्तनती गतिविधियों की नियमित सूचना दें। गर्मी के महीनों में सिकंदर लोदी की बीमारी गंभीर हुई और कुछ हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के तुरंत बाद अफगान अमीर अपने अपने दल संगठित करने लगे, क्योंकि सभी को डर था कि सत्ता किसी एक के हाथ में केंद्रित हो जाएगी। नतीजतन दिल्ली, आगरा, जौनपुर और इटावा के सूबेदार अपने को आजाद घोषित करने लगे। इसी दौर में मेवाड़ की फौज पहली बार सल्तनत की सरहद तक पहुंच गई। इसी समय दिल्ली दरबार ने उसके पुत्र इब्राहिम लोदी को उत्तराधिकारी घोषित करने की तैयारी शुरू की, किंतु घोषणा से पहले ही आपसी खींचतान चरम पर पहुंच गई और प्रशासनिक केंद्र कमजोर हो गया। अफगान उमरा 2 दलों में बंट गए, एक इब्राहिम लोदी का समर्थक, दूसरा जलाल खान लोदी का। लेकिन आखिर में बड़े अफगान सरदारों की बैठक में इब्राहिम लोदी को सुल्तान घोषित किया गया और 22 नवंबर 1517 को वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके राज्याभिषेक के साथ ही सल्तनत में उथल पुथल का नया दौर शुरू हुआ। इब्राहिम लोदी युवा और उत्साही था, पर उसका स्वभाव कठोर और अधिकार प्रिय था। उसने तुरंत कई पुराने अमीरों को हटाकर अपने भरोसे के लोगों को पद दिए, जिससे अफगान सामंत नाखुश हो उठे। जलाल खान लोदी ने इसे अपमान समझा और अपने समर्थक दल के साथ दिल्ली छोड़ दी। वह आगरा और इटावा के इलाकों में सैन्य बल संगठित करने लगा। इब्राहिम लोदी ने बगावत दबाने के लिए फौज भेजी, पर प्रांतीय अफसरों की कमजोरी और आपसी मतभेदों से मुहिम धीमी पड़ी। अपने राज्य के पहले साल में ही इब्राहिम लोदी ने कई कठोर नियम लागू किए और राजस्व व्यवस्था पर सीधा कंट्रोल कायम किया। इससे सूबेदारों की आजादी घट गई। कई अफगान अमीर जो सिकंदर लोदी के वक्त आजादी के आदी थे, अब अपमानित महसूस करने लगे और कई सूबेदारों ने कर भेजना बंद कर दिया। इसी सियासी उथल पुथल के बीच महाराणा सांगा ने मौका पहचाना, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इस समय दिल्ली दरबार में अब भरोसे का संकट था और अनुभवी अमीरों की जगह युवा और अनुभवहीन अधिकारी आ गए थे, जिससे शासन में कठोरता और अव्यवस्था दोनों बढ़ गई थी। इसके अलावा आगरा व दिल्ली में यह चर्चा फैलने लगी
कि इब्राहिम लोदी पूर्ववर्ती राजवंश के अनुभवों से सीखने की जगह उनसे दूरी बना रहा है। इसी बीच मेवाड़ के दूत दिल्ली की सरहदों पर खबर इकट्ठा करने में लगे थे। रिपोर्टों से महाराणा सांगा को साफ हो गया कि अफगान गुटों में बंटवारा है और सल्तनत की केंद्रीय ताकत कमजोर हो चुकी है। यह हालत राजपूत फैलाव के लिए अनुकूल थी। कुछ अफवाहें सुनने के बाद इब्राहिम लोदी ने प्रशासनिक ढांचा पुनर्गठित करने की कोशिश की, पर उसकी कठोर नीतियों से सामंत और भी अधिक असंतुष्ट हो गए। कुछ बगावतें दबाने के बावजूद बगावत जारी रही और उत्तर भारत के कई प्रांत लगभग आजाद हो गए। दूसरी तरफ चित्तौड़ में महाराणा सांगा ने सलाहकार सभा बुलाकर यह तय किया कि राजपूत राज्यों की एकता के बिना कोई निर्णायक कदम संभव नहीं। इसी इरादे से उन्होंने एक व्यापक राजपूत संधि शुरू की, जिसमें मानिक चंद चौहान, पृथ्वीराज कछवाहा, रतन सिंह चूंडावत, हरिदास केसरिया और अज्जा झाला जैसे प्रमुख घराने शामिल हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे मेवाड़ की रक्षा और सल्तनत के प्रतिरोध को अपना धर्म मानेंगे। इसी समय मेवाड़ के दूत राजस्थान के अलग अलग ठिकानों से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, जैसे कौन कौन से किले सल्तनत के कंट्रोल में हैं और कौन स्थानीय राजाओं के अधीन। हर इलाके में महाराणा सांगा का यही संदेश पहुंच रहा था कि दिल्ली की ताकत अब कमजोर पड़ चुकी है और यह समय सारे राजपूतों के एकजुट होने का था। इस संदेश का असर जल्दी ही फैला और कई छोटे राज्य जिन्होंने पहले खिराज भेजा था, अब मेवाड़ के साथी बन गए। इसके साथ ही उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया सल्तनत के सीमांत किले, खासकर टोंक और हाड़ौती के इलाके, क्योंकि इन्हीं रास्तों से दिल्ली से मालवा तक की फौजें आती जाती थीं। अगर ये किले मेवाड़ के अधीन आ जाते तो सल्तनत की दक्षिण पश्चिमी रक्षा लाइन टूट जाती। महाराणा सांगा ने तुरंत सबको उनके रोल समझाए। गोकुलदास परमार और राव रामदास को घुड़सवार दल की कमान दी गई। इस फैलाव के दौरान महाराणा सांगा ने सियासी कूटनीति का भी सहारा लिया। उन्होंने मालवा और गुजरात के दरबारों से संपर्क बनाए ताकि अगर दिल्ली की फौज दक्षिण से रास्ता खोले तो समय रहते खबर मिल सके। इतिहासकारों के अनुसार इसी दौर में पहली बार मेवाड़ का असर दिल्ली की सरहद से टकराया था। इब्राहिम लोदी को मेवाड़ की इन गतिविधियों की खबर मिली, पर वह अभी अंदरूनी बगावतों में उलझा था। अफगान सामंतों की वफादारी पक्की करने में व्यस्त रहते हुए उसने राजस्थान की हालत को आम सरहद विवाद माना। इस बीच महाराणा सांगा की संधि सैन्य सहयोग में बदल चुकी थी। उन्होंने ऐलान किया कि पहली टक्कर दिल्ली की फौज से कठोली गांव के पास होगी। अग्रदल की कमान मानिक चंद चौहान, मध्य दल की रतन सिंह चूंडावत और दक्षिण पंख की हरिदास केसरिया को दी गई। 1518 की शुरुआत तक राजस्थान के मैदान अब जंग की तैयारी से भर उठे थे। मानिक चंद चौहान, रतन सिंह चूंडावत, हरिदास केसरिया, अज्जा झाला और पृथ्वीराज कछवाहा की अगुवाई में राजपूत दल अलग अलग रास्तों से कठोली की ओर बढ़े। यह जगह बूंदी के पास अरावली की संकरी घाटी में थी, जहां प्राकृतिक ढालें बचाव का काम करती थीं। इसके जवाब में इब्राहिम लोदी ने अफगान सवारों की एक सेना आगरा और इटावा से भेजी, जिसका नेतृत्व लोदी खानदान के एक शहजादा को दिया गया, जिसका नाम किसी भी स्रोतों में नहीं दिया है। उनका उद्देश्य था कि खतौली में राजपूत संधि को कुचलकर बूंदी के मार्ग पर फिर से लोदी सल्तनत का अधिकार स्थापित करना। कठोली के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। भोर की पहली किरण पर महाराणा सांगा ने अग्रदल को हमला करने का हुक्म दिया। मानिक चंद चौहान की पंक्ति ने घोड़ों की टापों के साथ पहला झटका दिया। अफगान सवारों ने पलटवार किया, भाले ढालें टकराईं, तलवारों की धारों से घोड़े और सिपाही एक एक कर गिरने लगे, पर राजपूत दल पीछे नहीं हटा। रतन सिंह चूंडावत ने पश्चिमी पहाड़ी ढाल से घूमकर दुश्मन के केंद्र पर वार किया, जिससे अफगान फौज का संतुलन बिगड़ गया। हरिदास केसरिया का दल बाएं पंख से किले की दीवारों सा अनुशासन बनाए आगे बढ़ा और अफगानों में घबराहट फैल गई। 3 घंटे तक जंग जारी रही। इसी दौरान एक अफगानी के वार से महाराणा सांगा का बायां हाथ कट गया और एक तीर उनके पैर में धंस गया, पर उन्होंने घोड़े से उतरने से इनकार किया और जंग का संचालन करते रहे। उनकी हिम्मत से सिपाहियों का जोश और बढ़ा और राजपूतों ने संगठित होकर दुश्मन के केंद्र को तोड़ दिया। दोपहर तक अफगान फौज टूट गई और उसका सरदार, जो लोदी वंश का शहजादा था, कैद कर लिया गया।
पहाड़ियों में जय घोष गूंज उठा। महाराणा सांगा को घायल हालत में किसी तरह शिविर में लाया गया। शिविर में लाए जाने पर वैद्य इलाज में जुटे, पर उनका हाथ बचाया ना जा सका और वह हमेशा के लिए घायल हो गए। शाम तक राजपूत फौज ने कठोली के मैदान में पूरी जीत हासिल की। सैकड़ों अफगान सिपाही मारे गए और बाकी रात के अंधेरे में भाग निकले। इस जीत ने मेवाड़ की सियासी हालत को नया रूप दिया, क्योंकि राजपूत संधि अब सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि एक मजबूत सैन्य हकीकत बन गई थी। लेकिन इसी समय महाराणा सांगा ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया। हाथ कटने और बुरी तरह घायल होने की वजह से महाराणा सांगा ने राज छोड़ने की इच्छा जताई, पर सरदारों और सेना नायकों ने दरखास्त की कि वह अगुवाई बनाए रखें, क्योंकि उनके बिना मेवाड़ का नेतृत्व कमजोर पड़ जाएगा। सबने प्रण लिया कि उनकी कमजोरी ही उनकी ताकत बनेगी। कठोली की इस जीत ने मेवाड़ की फौज को ज्यादा संगठित और राजपूत एकता को स्थायी बना दिया। चित्तौड़ लौटकर उन्होंने राज दोबारा जमाने की तैयारी शुरू की। इसके अलावा खतौली की विजय से मेवाड़ का प्रभाव राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंच गया। बूंदी, कोटा और हाड़ौती के कई किलों ने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया। लेकिन संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और इसलिए चित्तौड़ में शस्त्रागार का फैलाव किया गया और कठोली से सीखी गई चालों को दर्ज किया गया ताकि आने वाले संकट में उनका इस्तेमाल हो सके। महाराणा सांगा ने दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में खबर जाल कायम करने का हुक्म दिया ताकि दिल्ली की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इसी समय मालवा के प्रभावशाली राजपूत सेनापति सिलहादी पुरबिया महाराणा सांगा के संपर्क में आए। उन्होंने मालवा सरहद पर राजपूत ताकत मजबूत करने का सुझाव रखा। उनके साथ से महाराणा सांगा को नया सैनिक बल और मालवा की सियासत में असर मिला, जिससे आगे के अभियानों की राह तय हुई। दूसरी तरफ दिल्ली में इस पराजय की सूचना मिलते ही इब्राहिम लोदी ने नई सेना संगठित करने का आदेश दिया। उसने मियां मक्खन को मुख्य सेना नायक नियुक्त किया और निर्देश दिया कि वह राजस्थान में सल्तनत की सत्ता पुनः स्थापित करे। इसी बीच लोदी के दो प्रमुख सरदार उसकी कठोर नीति से असंतुष्ट हुए और उसका साथ छोड़कर महाराणा सांगा के शिविर में आ गए। इन दो सरदारों का नाम था मियां हुसैन फमौली और मियां मारूफ फमौली, जो आगे की कहानी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। महाराणा सांगा ने दोनों को अपने दरबार में इज्जत से स्वीकार किया। मियां मारूफ को तोपखाने का निगरानी इंस्पेक्टर और मियां हुसैन को जंगी नीति सलाहकार बनाया गया। इनके आने से मेवाड़ की फौज में नई चाल समझ जुड़ी और राजपूत दल मिले जुले रणकला के अभ्यास में जुट गए। महाराणा सांगा अपनी चोटों के बावजूद हर फैसले में मौजूद रहते थे। सरहद की हिफाजत के लिए 3 नए गढ़ बनाए गए, एक बूंदी राह पर, दूसरा देबारी के पास और तीसरा तोड़ा भीम की तरफ। इनसे राजस्थान की सरहदें मजबूत हुईं और अब महाराणा सांगा की नजर साफ थी, दिल्ली की अगली फौज से निर्णायक टकराव। खतौली की जीत और चित्तौड़ के दोबारा जमाव के बाद महाराणा सांगा ने नई फौज सरहद की ओर भेजने की तैयारी की। इसके लिए तोड़ा भीम को मुख्य अभियान जगह चुना गया, जो हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान के बीच अहम स्थिति में था। इसी दिशा में इब्राहिम लोदी ने भी मियां मक्खन, जो पिछली हार का बदला लेने निकला था, के नेतृत्व में एक बड़ी फौज भेजी, जिसमें इब्राहिम खान सरावानी, मियां ताह और मियां एहसानुल्लाह जैसे अफसर शामिल थे। सेना आगरा के दक्षिण में शिविर डालकर दौसा के मार्ग से तोड़ा भीम की ओर बढ़ी। इलाका पहाड़ी और घाटियों से भरा था, इसलिए घुड़सवारों के साथ पैदल दस्ते भी भेजे गए। यह खबर चित्तौड़ पहुंची तो महाराणा सांगा ने फौरन सभा बुलाई। रतन सिंह चूंडावत, हरिदास केसरिया और सिलहादी पुरबिया को तोड़ा भीम की दिशा में रवाना किया गया। महाराणा सांगा ने खुद जंग की कमान संभाली। घायल पैर होने के बावजूद वह घोड़े पर सवार हुए और पक्का इरादा जताया कि राजपूतों की जीत खतौली पर थमनी नहीं चाहिए। इसी इरादे के साथ यह नया अभियान शुरू हुआ। राह में महाराणा सांगा को मियां हुसैन फमौली और मियां मारूफ फमौली से मालूम हुआ कि इब्राहिम लोदी ने फमौली भाइयों की गिरफ्त का हुक्म भी दिया था। इस खबर से साफ हो गया कि दिल्ली की फौज के अंदर मनमुटाव तो है। महाराणा सांगा ने तुरंत चाल बदली और तोड़ा भीम के चारों ओर बचाव ढांचा मजबूत करवाया, क्योंकि तोड़ा भीम के संकरे मैदानों में घुड़सवारों का पूरा लाभ उठाना कठिन था। इसके अलावा सिलहादी पुरबिया ने पश्चिमी ढाल पर तिरछी तैनाती की योजना सुझाई, जिसे महाराणा सांगा ने मान लिया
और रात भर तोपों और रसद की तैनाती चलती रही। मियां मक्खन की फौज पहुंची और 3 हिस्सों में बटी। बीच का दल खुद मक्खन की अगुवाई में बायां इब्राहिम खान सरावानी के अधीन और दायां मियां ताह के पास। उनका मकसद सुबह अचानक हमला था, पर राजपूत टोही ने उनकी चाल पहले से ही पकड़ ली थी। रात भर सिपाही होशियार रहे। सुबह की पहली रोशनी में राजपूत पंक्तियां मजबूत थीं और महाराणा सांगा का झंडा ऊंचा लहराया, क्योंकि निर्णायक जंग शुरू होने वाली थी। ढोलपुर के पास गंभीरी और चंबल नदियों की घाटियां कुदरती बचाव रेखा दे रही थीं, इसलिए यह इलाका चाल समझ से भी बहुत अहम था। अफगान फौज तादाद में ज्यादा थी, पर जमीन उनके अनुकूल न थी, क्योंकि छोटी ऊंचाइयां और नदी कटान उनकी घुड़सवार चालकों को सीमित कर रही थीं। संध्याकालीन परामर्श में मियां हुसैन व मियां मारूफ ने महाराणा सांगा को बताया कि मक्खन की फौज थकी और रसद अनियमित है, इसलिए महाराणा सांगा ने पहले दिन शत्रु को थकाने का निर्णय लिया। सुबह धुंध के बाद मक्खन ने अग्रदल को हमला करने का हुक्म दिया, पर रतन सिंह ने घोड़ों की पंक्तियां तोड़कर उनका सामना किया। राजपूतों ने पश्चिमी ढाल पर तोपें लगाकर गोलाबारी शुरू की और सिलहादी ने दाएं पंख से घेराबंदी कर रसद दल पर धावा बोला। कुछ ही घंटों में दिल्ली से आए कई सैनिक दल कटे और अफगान पंक्तियां बिखरने लगीं। महाराणा सांगा ने हरिदास केसरिया को बाएं पंख से जोरदार वार करने का आदेश दिया। हरिदास केसरिया ने अपने दल से अग्रसर होकर अफगान केंद्र में दरार पहुंचाई और इब्राहिम खान की रेखा पीछे हटने लगी। पहला दिन राजपूतों के अनुकूल खत्म हुआ। रात तक अफगान फौज थकी हारी रही, जबकि राजपूतों ने अपनी हालत मजबूत कर ली। महाराणा सांगा ने अगले दिन सुबह पूरा हमला करने का फैसला किया, क्योंकि उनका यकीन था कि दुश्मन थका हुआ है और निर्णायक झटके से उसे ढोलपुर से पीछे धकेला जा सकता है। दूसरी ओर मियां मक्खन के कैंप में बेचैनी थी और इसलिए इब्राहिम खान ने केंद्र से पलटवार की सलाह दी और मक्खन ने तोपखाने को आगे बढ़ाने के आदेश दिए। भोर की रोशनी के साथ मियां मक्खन ने तोपखाने को आगरा दिशा की ढलान पर लगाया और राजपूत पंक्तियों पर गोले दागे। कुछ अग्रदस्ते को नुकसान पहुंचा, पर धुएं से अफगानों की नजर रुकी और रतन सिंह चूंडावत ने इस मौके का फायदा उठाकर मध्य दल से सीधा हमला किया। अफगान दलों को दोबारा जमने का मौका न मिला और जंग तेज हो उठी। इसी बीच इब्राहिम खान सरावानी खुद आगे आया और रतन सिंह चूंडावत से भिड़ गया। घमासान में उसका घोड़ा गिर पड़ा। घायल सरावानी को राजपूत योद्धा सिखा परमार ने पकड़कर महाराणा सांगा के डेरे में जिंदा पहुंचाया। महाराणा सांगा ने उसका इलाज करवाने का हुक्म दिया, क्योंकि यही उनका जंगी व्यवहार था। अफगान केंद्र टूट चुका था। मियां ताह का पंख पीछे हट रहा था। मक्खन ने आखिरी टुकड़ी से पलटवार की कोशिश की, पर घाटियों की तंग जमीन ने उसकी चाल रोक दी। गोकुलदास परमार की तोपों ने अफगान तोपखाने को निशाना बनाया और कुछ ही देर में उनकी तोपें खामोश हो गईं। इसके बाद हरिदास केसरिया के दल ने नदी की घाटी से होकर पीछे हटते अफगानों को घेर लिया। कई अधिकारी मैदान छोड़कर भाग गए। दोपहर तक जंग का पलड़ा राजपूतों के हक में था। अफगान फौज बिखर चुकी थी और मियां मक्खन पीछे हटने पर मजबूर हुआ। कुछ सिपाही चंबल पार निकल गए, बाकी गंभीरी किनारे फंस गए। महाराणा सांगा ने जीत का इशारा देते हुए घायल सिपाहियों की मदद का हुक्म दिया। इसके साथ ही अगले दिन महाराणा सांगा ने अपने सेना नायकों को हुक्म दिया कि भागते दुश्मन का पीछा कर उसे गंभीरी नदी तक रोका जाए। रतन सिंह चूंडावत का अग्रदल सुबह वहां पहुंचा। सैकड़ों अफगान सिपाही कीचड़ में फंसे थे। कई घोड़े भंवर में डूब गए। हरिदास केसरिया ने दक्षिणी घाटी से और सिलहादी पुरबिया ने उत्तरी किनारे से घेरा बना लिया। अफगान फौज दोनों ओर से जकड़ ली गई। मियां मक्खन नदी के पूर्वी किनारे पर फंस गया। फमौली भाइयों को महाराणा सांगा के साथ मिलकर जंग लड़ते देखकर उसने गुस्से में पलटवार का हुक्म दिया, पर थकी फौज आगे बढ़ न सकी। इसके बाद महाराणा सांगा के निर्देश पर गोकुलदास परमार की तोपों को उत्तरी ढलान पर तैनात किया गया, ताकि शत्रु पार न कर सके। 3 घंटे तक तोपों की गरज चलती रही और कई अफगान सिपाही नदी किनारे मारे गए। कोई रास्ता न मिलने पर मियां मक्खन कुछ सिपाहियों के साथ ढोलपुर किले की तरफ भाग सका। महाराणा सांगा ने पीछा रोकने के बजाय अभियान जारी रखने का हुक्म दिया और घायल सिपाहियों को पीछे भेजा गया और अग्रदल को ढोलपुर की तरफ बढ़ने का निर्देश दिया। ढोलपुर पहुंचने से पहले राजपूतों ने सिकंदर लोदी के पुराने महलों के अवशेष देखे।
महाराणा सांगा ने उन्हें सल्तनत की निशानी मानते हुए नष्ट करने का हुक्म दिया और शाम तक उन सारे महलों में आग लगा दी गई। यह मेवाड़ की जीत की निशानी बन गया। अगले प्रहर में राजपूत सेना ढोलपुर किले के सामने पहुंची। किला चाल समझ के लिहाज से मजबूत था, पर अफगान सिपाही थके और मायूस थे। रतन सिंह चूंडावत ने पूर्वी दीवार पर तोपें लगाईं। हरिदास केसरिया ने दक्षिणी फाटक से घेरा डाला और रात तक किला चारों तरफ से घिर गया। मियां मक्खन भी किले के भीतर पहुंच चुका था। उसने थकी फौज को संभालने की कोशिश की, पर जमावट टूट चुकी थी। अफगान अफसर आपस में बंटे भी थे। कुछ ने रात में भागने की कोशिश की, पर राजपूत पहरे से पकड़ लिए गए। उसी रात किले के भीतर से आग की लहरें उठी, क्योंकि मक्खन ने रसद भंडार जला दिए थे ताकि वे राजपूतों के हाथ न लगें। यह स्पष्ट था कि अब अफगानों की रक्षा असंभव है। तीसरे दिन सुबह घेराबंदी और कड़ी हो गई। महाराणा सांगा ने लगातार तोपबारी का हुक्म दिया। अंदर खाने पानी की तंगी बढ़ी और अफगान दूत निकल न सके। मियां हुसैन फमौली और मियां मारूफ फमौली ने राय दी कि विरोध को भीतर से टूटने दिया जाए, फिर आखिरी हमला किया जाए। दोपहर तक दीवारों में दरारें पड़ गईं। राजपूतों ने बांस के मचान लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। सिलहादी पुरबिया के घुड़सवार पश्चिमी हिस्से से घुस आए और तोपें बेअसर कर दीं। कुछ ही घंटों में राजपूत दल किले के भीतर पहुंच गया। अंदर गलियों में सख्त जंग हुई। इसके बाद रतन सिंह का दल किले के मध्य आंगन तक पहुंचा, जहां मियां मक्खन अंतिम प्रतिरोध कर रहा था। थोड़ी देर बाद अफगान दल पूरी तरह हार गया। मक्खन सख्त घायल हालत में बंदी बनाया गया। उसी दौरान एक और प्रमुख व्यक्ति पकड़ा गया, जो था शहजादा गयासुद्दीन। वह बहलोल लोदी का पुत्र था, जो दिल्ली से भागकर मक्खन के साथ था। महाराणा सांगा ने दोनों बंदियों को जिंदा रखा और उपचार का हुक्म दिया। उन्होंने किले के भीतर से सिकंदर लोदी काल के बचे कुचे भवनों को पूरी तरह नष्ट करवाया और घोषणा की कि ढोलपुर अब मेवाड़ के अधीन है। किले की दीवारों पर मेवाड़ी झंडा फहराया गया। हरिदास केसरिया ने नगरवासियों को भरोसा दिया कि उनकी जान माल सुरक्षित रहेगी, और गोकुलदास परमार ने सीमा निगरानी के लिए तोपखाने की नई जमावट की। महाराणा सांगा ने कहा कि ढोलपुर की जीत राजपूत एकता का नतीजा है और अब दिल्ली का रास्ता उनके लिए खुल चुका है। शाम तक किला पूरी तरह मेवाड़ के कब्जे में था। कुछ दिन बाद मियां मक्खन और शहजादा गयासुद्दीन को सुरक्षा के साथ चित्तौड़ भेजा गया। इस जीत से दिल्ली सल्तनत की दक्षिणी सरहद कमजोर हो गई। खबर मिलते ही इब्राहिम लोदी आगरा से दिल्ली लौटा और अमीरों की सभा बुलाई। उसने कहा कि राजपूतों की ताकत सल्तनत के लिए खतरा बन गई है, पर कोई अमीर फौरन फौज लेकर दक्षिण नहीं जा सका। राजधानी में मतभेद और गहरे हो गए। इसी बीच महाराणा सांगा चित्तौड़ लौटे। उन्होंने बंदियों को सुरक्षित नजरबंदी में रखा। इसी दौरान दिल्ली में इब्राहिम लोदी को पता चला कि गयासुद्दीन राजपूतों के पास है। उसने गुप्त दूतों को भेजकर समझौते का प्रयास किया, पर महाराणा सांगा ने स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक दिल्ली राजपूत सीमाओं में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़ेगी, तब तक किसी भी प्रकार की वार्ता संभव नहीं होगी। दिल्ली दरबार में इस हार से हलचल मच गई। इब्राहिम लोदी ने माना कि मेवाड़ की ताकत को कम आंकना भूल थी। उसने आगरा, इटावा और जौनपुर से नई फौज खड़ी करने का हुक्म दिया, पर अफगान अमीरों के बीच अविश्वास और रुपयों की कमी से पूरी तैयारी रुक गई। यह असहमति ही सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इब्राहिम लोदी ने तब एक कूटनीतिक चाल चली। उसने संदेश भेजा कि यदि राजपूत शहजादा गयासुद्दीन को मुक्त कर दें तो सल्तनत सीमाओं में दखल नहीं करेगी। चित्तौड़ में हुई सलाहकार सभा में महाराणा सांगा, रत्न सिंह, सिलहादी पुरबिया और फमौली भाइयों ने प्रस्ताव पर विचार किया। निष्कर्ष यही निकला कि दिल्ली की शर्तों पर कोई समझौता नहीं होगा। यह उत्तर भेजा गया कि राजपूत आत्मसम्मान के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएंगे। बातचीत असफल होते ही इब्राहिम लोदी ने स्वयं राजस्थान पर चढ़ाई का इरादा जताया, लेकिन बंगाल और जौनपुर में उठे विद्रोह की खबर आने पर उसे उत्तर पूर्व की ओर लौटना पड़ा। इस कारण पूरा अभियान अधूरा रह गया। इब्राहिम लोदी की इस असफलता से दिल्ली में फूट और बढ़ गई। अफगान उमरा आपसी गुटबाजी में फंस गए और राजधानी में यह आवाज उठने लगी कि इब्राहिम लोदी अब साम्राज्य की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। इस कमजोरी ने उत्तर भारत में मेवाड़ की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। ढोलपुर की जीत के 1 वर्ष बाद महाराणा सांगा ने चित्तौड़ दरबार में राज्यसभा बुलाई।
जिसमें उन्होंने घोषणा की कि अब मेवाड़ दिल्ली की बराबरी पर है और यदि सल्तनत दोबारा हमला करेगी तो पूरे राजस्थान से उसका प्रतिरोध होगा। इस विजय के बाद मेवाड़ की शक्ति राजस्थान से आगे फैलने लगी। दिल्ली में महाराणा सांगा का दबदबा बहुत बढ़ गया था और लोदी वंश लगभग पूरी तरह कमजोर हो चुका था। लेकिन महाराणा सांगा ने दिल्ली पर स्वयं नहीं बैठकर बहलोल लोदी के पुत्र शहजादा गयासुद्दीन को, जो उस समय कैद में था, सिंहासन पर बैठा दिया। शहजादा गयासुद्दीन केवल एक दिखावटी शासक था, क्योंकि असली शक्ति महाराणा सांगा के हाथ में ही थी। इसी समय एक और चौंकाने वाली घटना घटी। वाक़ियात-ए-मुश्ताकी के अनुसार ढोलपुर की जीत के अवसर पर मौजूद सारे हिंदू और मुसलमान अफसरों ने मिलकर राम राम के नारे लगाए। मियां हुसैन को ये बातें पसंद नहीं आईं और उसने महाराणा सांगा का साथ छोड़ने का फैसला किया। यह भी लिखा गया है कि महाराणा सांगा को सैयद खान पर ज्यादा भरोसा था, जिसे मियां हुसैन ने बुरा माना। उसने मियां तह को इब्राहिम लोदी के पास भेजा और बिना शर्त वफादारी की पेशकश की। लेकिन यह बात बाहर आ गई और महाराणा सांगा ने रात में ही अपने कैंप को मजबूती से घिरवा लिया। सुबह होते ही मियां हुसैन महाराणा सांगा के सामने आया और अपना साथ छोड़ने का इरादा बताया। रिज़ाकुल्लाह मुश्ताकी के अनुसार इस घटना पर महाराणा सांगा कुछ क्षण के लिए चौंके और तुरंत वहां से हटकर सलाहकारों के पास चले गए। तारीख-ए-सलातीन-ए-अफगाना में लिखा है कि मियां हुसैन को जब पता चला कि थोड़ी सी राजपूत सेना ने मियां मारूफ की 30,000 सवारों वाली फौज को हरा दिया, तो उसने रात में अचानक हमला करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार मियां मक्खन और मियां हुसैन ने हमला कर दिया, जबकि मेवाड़ की सेना और उनके साथी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन इतिहासकार G.H. ओझा ने इस विवरण को चुनौती दी है। वाक़ियात-ए-मुश्ताकी में रिज़ाकुल्लाह ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए बाद के ये घटनाक्रम बढ़ा चढ़ाकर बताए हुए लगते हैं और पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। महाराणा सांगा अंततः ढोलपुर से सुरक्षित चित्तौड़ लौट आए। ढोलपुर की विजय ने मेवाड़ को संघीय राजशक्ति में परिवर्तित कर दिया। राजस्थान, मालवा और बुंदेलखंड में राजपूत एकता की धारणा स्थायी हुई और यही आधार बाद में महाराणा सांगा के दिल्ली विरोधी अभियानों तथा बाबर के साथ निर्णायक संघर्ष की भूमिका बना। और ढोलपुर के जले हुए महलों ने उस दिन साफ बता दिया था कि मेवाड़ एकजुट हो जाए तो सल्तनत की हेकड़ी हवा हो जाती है। इब्राहिम लोदी अपने ही अमीरों को काबू न कर सका और महाराणा सांगा आधे शरीर से घायल होकर भी पूरे उत्तर भारत को हिला गए। अगर दिल्ली उस समय होश में होती तो ढोलपुर की दीवारें शायद कोई और कहानी बयान करती। लेकिन उस दिन उन्होंने एक बात हमेशा के लिए सीख ली कि महाराणा सांगा को हल्का समझने की कीमत हमेशा भारी पड़ती है। और यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो रतनपुर की जंग को महसूस कीजिए, रानी कमलापति के त्याग को समझिए और दिवेर की लड़ाई को जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।